आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आपके साथ है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपकी ख्याल रखता है। आपके लिए रोज आता है नए नए कार्यक्रम लेकर, स्वास्थ्य की नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही एक कार्यक्रम आज आपके समक्ष फिर। कार्यक्रम का समय वही है 3 से 4 और चैनल भी वही, आपका प्यारा FM रेनबो 102.6। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR को। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर। आज का हमारा विषय बहुत खास, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, यानी MS डे। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कई हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना और समाज में इसके बारे में जानना, क्योंकि अगर कोई इससे पीड़ित है तो उससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उससे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, उसको सोशली कैसे इंक्लूड करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट जो कि हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप सबकी भागीदारी। अगर आप इस कार्यक्रम में कुछ पूछना चाहते हैं, इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं झिझकना है, जुड़ना है रेडियो डॉक्टर के साथ, क्योंकि हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। 9868107070 तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और फ़ोन लाइन का जो नंबर है वो है 011-2342-1080, 2342-1082। और आज का जो ये विषय है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 रेडियो डॉक्टर्स हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास धिकव। आप हैं क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। पहले डॉक्टर विकास धिकव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को चूज किया है, शुक्रिया। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी अवेयरनेस जनरेट होगी इस दुर्लभ बीमारी के बारे में। जी बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरे हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर आशु गुप्ता। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। डॉक्टर आशु, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैम। और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है, और हमारे श्रोता भी स्वागत करेंगे जब हमसे प्रश्न करेंगे। और प्रश्न हम चाहते हैं आप MS से संबंधित करें, क्योंकि आज ये विशेष दिवस है। और हमारे साथ दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सबसे पहला प्रश्न मैं ही ले लेती हूँ, मुझे मौका मिल गया। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पहले हम समझ लेते हैं कि MS क्या है, फिर हमारे श्रोता और हमारे से प्रश्न करेंगे। जी देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक किस्म की दुर्लभ बीमारी है। और दुर्लभ हम बोले तो 20 से 40 लोग, लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में से इससे अफेक्टेड होते हैं। तो ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे चलती है, कभी कभी सडन इसके एपिसोड्स भी होते हैं। ऑटो इम्यून, जैसे आपने बोला, ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नॉर्मली कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके ऊपर हमारे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। लेकिन इस बीमारी में हमारे जो टिश्यूज हैं, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल अंग हैं, उनके ऊपर ही हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक किस्म से हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे एंटीबॉडीज का अटैक होता है। तो उससे क्या है कि जो हमारा माइलिन है, माइलिन यानी कि जो जैसे बिजली के तार होते हैं, तो तार के ऊपर एक लेयर होती है, तो वो जो लेयर इंसुलेशन है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो उससे क्या है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मतलब रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, तो छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होते हैं तो फिर सिम्टम्स आते हैं। तो एक किस्म से हम कहें कि महिलाओं में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। एक इसकी एक खास बात है, विचित्र बात है कि अगर पूरी धरती को देखें तो भूमध्य रेखा है, धरती के बीचों बीच गुजरती है। तो जितना भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं तो सूरज जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो वहाँ इसका खतरा ज्यादा होता है। और हम जो है भूमध्य रेखा के पास हैं तो हमारा खतरा इतना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो बीमारी
के मरीज हैं उनकी संख्या धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रही है। जी, तो जैसा आपने समझाया, बहुत ध्यान से मैं इस बात को समझ रही थी कि दूर होते जाना मतलब सनलाइट से कुछ संबंध है, और सनलाइट को हम कहते हैं तो विटामिन डी से कुछ संबंध है। जी। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट संबंध है। और तभी देखिए, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, अच्छा, तो उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो जोखिम है वो ज्यादा होता है। अच्छा। पहले ये ये वर्ड है, जो शब्द है मल्टीपल, इसको समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, तो इसमें बार बार अटैक्स आते हैं बीमारी के, इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग मतलब देखें तो नर्व जो है वो सॉफ्ट होती हैं और इसमें हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि जख्म हो जाते हैं नसों के ऊपर। और जब नसों के ऊपर जख्म हो गए तो जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका ट्रांसमिशन है, न्यूरल ट्रांसमिशन है, वो कमजोर हो जाता है। और जब न्यूरल ट्रांसमिशन कमजोर हो गया तो जैसा हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट होंगे तो सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स आएंगे तो देखिए फिर ये एक लंबे तौर पे चलने वाली बीमारी बन जाती है। तो ये एक किस्म का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। जी, तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में जानना भी जरूरी है, और कार्यक्रम का समय अभी है तो हम बहुत कुछ जानेंगे। जैसा आपने बताया कि लक्षण कैसे होते हैं, मल्टीपल टाइम्स अटैक आ सकता है, वो क्यों, कारण क्या बनता है। लेकिन पहले मैं डॉक्टर आशु से जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी हम सोचते हैं आजकल जब हम बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, ये अब हम मान चुके हैं। पहले ये चीजें नहीं लोग अवेयर थे, पर अब ये लगभग सब जान चुके हैं, और हम कार्यक्रमों के माध्यम से बार बार इसकी अवेयरनेस करते हैं कि अगर आप सर्जरी कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। तो किस तरह से एमएस और फिजियोथेरेपी जुड़ती है? मैम, जब हम लोगों के पास केस रेफर होता है आफ्टर न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसमें किस स्टेज पे वो केस रेफर हो रहा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। तो सपोज अगर वो एक्यूट में आता है और उसका किस टाइप का प्रेजेंटेशन है, तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो मेनली सिम्टोमेटिक हो जाता है कि पेशेंट को किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, वो किस स्टेज में हमारे पास आया है। तो फिजियोथेरेपी का रोल एक्यूट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एमएस के अंदर जो सबसे पहले देखा गया है, सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एक आता है वो है फैटीग का। क्योंकि पेशेंट को बहुत जल्दी मसल फैटीग होने लगता है। तो मसल फैटीग होने के लिए उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करना, उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि हमें उसको मेंटेन भी करना है, हमें उसको इंक्रीज भी करना है, उसकी पावर को, उसकी जो मसल टोन है उसको मेंटेन करना है ताकि पेशेंट थके। अगर पेशेंट फैटीग में ज़्यादा जाता है तो उसका जो बीमारी का प्रभाव है वो बढ़ सकता है। प्लस इसके अंदर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि विटामिन डी का इसमें बहुत रोल है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि पेशेंट का एक वॉकिंग का प्रोग्राम डिसाइड हो। पेशेंट सुबह के टाइम जब सूरज बाहर निकला हुआ है, सुबह 7 से 11 के बीच में बाहर जाएं, विटामिन डी का अपना लेवल को चेक करें। उसके अलावा जैसे उसमें हमारा एक जो मेन रोल आता है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रीदिंग का भी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी रहती है। तो किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेटर स्टेजेस में हम उसमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैलेंस की दिक्कत आती है, तो हर स्टेज बाय स्टेज हम लोगों का रोल उसके अंदर आता है। फिजियोथेरेपी हर जगह उनकी मदद के लिए, और उसमें हम लोग एक और जरूरी चीज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा रोल एज ए साइकोलॉजिस्ट भी बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम, तो कई बार हम लोग वो ऐसी चीज़ें भी उनसे शेयर करते हैं जाकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एंड उनकी टीम के, उनकी फैमिली के साथ बात करनी है, फैमिली को शेयर करना है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब उठाई है, और मैं चाहूंगी कि हम विस्तार से इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले हमारे कॉलर जो जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, स्वागत है, नमस्कार। मेरा जी आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। मेरा एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जिसको ये बीमारी लग जाए तो क्या उसका कोई परमानेंट इलाज है या उसका परमानेंट इलाज नहीं है, और ये बीमारी जो है किस उम्र से शुरू होती है, क्या इसकी उम्र का भी कोई तगाजा है कि बचपन से होती है या बुढ़ापे में जाके होती है? ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बीमारी एक घर में किसी को लग जाए तो क्या ये किसी दूसरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को लग सकती है या नहीं लग सकती है? बस इसके मेरे क्वेश्चन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे प्रश्न हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर विकास जी। देखिए अग्रवाल जी, बीमारी जो है इसका नेचर ऐसा है
कि ये शुरू में इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, उसके बाद डीमाइलिनेशन तक चलती है, यानी कि जो नसों का कवरिंग है वो धीरे धीरे एक किस्म से वो गल जाता है और वो कवर जो है वो उतर जाता है, तो नर्व्स जो है वो उनमें आपस में शॉर्ट सर्किट होता है और सिम्टम्स आते हैं। तो ये बीमारी हम ये नहीं कहेंगे लाइलाज है, इसका अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन इसको क्योर नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक है, तो मैनेजमेंट फोकस्ड है। और ये 20 से, दूसरा सवाल आपका, 20 से 40 साल की उम्र में होती है, लेकिन कभी कभी 16 साल के मरीज भी हम देखते हैं और कभी कभी 60 साल के भी देखते हैं। क्या बाय बर्थ कोई केस नहीं होते हैं? हाँ, ये इनका तीसरा सवाल था कि ये हेरिडिटरी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, लेकिन हाँ जेनेटिक कंपोनेंट है। तो अगर देखें कहें कि पापा में है तो बेटे में जोखिम ज्यादा होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्राइमरीली एक ऐसी बीमारी है कि अगर मान लिया फादर में है तो डॉटर में होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। जी, एक और प्रश्न इन्होंने शायद कुछ ऐसा, मुझे जो समझ में आया कि एक से दूसरे में फैल सकती है क्या, तो कंटेजियस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फॉलोड बाय डीमाइलिनेशन ऐसी किस्म की बीमारी है, तो ये एक से दूसरे में तो कभी भी नहीं फैलेगी। जब हम किसी मरीज की देखभाल करते हैं तो देखिए हमारा जो केयर गिविंग सपोर्ट है उससे प्यार बढ़ता है, बीमारी नहीं बढ़ती है, बीमारी घटती है। और एक और चीज से प्यार बढ़ता है, गाने सुनने से। जी, क्योंकि अच्छे जब हम गाने सुनते हैं तो हमें गानों से प्यार होता है, हमें अपने चैनल से प्यार होता है, रेडियो डॉक्टर से भी प्यार होता है। बिल्कुल। सच में सही कहा गया है कि जीवन उसका है जो दूसरों को जीवन देता है, और ऐसे ही दो जीवन देने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्यारे डॉक्टर्स जो रेडियो डॉक्टर में आते हैं और हमें कृतज्ञ करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता वेट भी कर रहे हैं। जी, आप आए लाइन पर, अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। जी राजेंद्र जी। मेरी उम्र 48 वर्ष है और वेट मेरा 70 से 80 केजी और 6 फीट मेरी हाइट है। तो पहले तो रेडियो डॉक्टर की भी डॉक्टर शालिनी मैम को, शालिनी का सही नमस्कार। जी नमस्कार। और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल, 3-4 सवाल है मेरा पहला सवाल ये है कि जो MS की प्रॉब्लम है, डिजीज जो है ये, इसकी अगर मैंने सुना है कि जैसे हम घरेलू तौर पर जो कुछ फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं या कुछ अनाज होते हैं, जिससे दिमाग तेज होता है, जैसे मैंने सुना या सीताफल की सब्जी खाओ या फिर शिरोधारा या ये शीर्षासन करो। तो मैं जानना चाह रहा था ऐसे कुछ डाइट या एक्सरसाइज, इससे इसकी रिकवरी हो सकती है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बचपन में मैं होता ये था 1991 तक, मैं कोई भी मैटर उठाऊं, एक बार अगर उसको पढ़ लो एक बार या देख लो, सुन लो, तो मुझे उसको दोबारा इसको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आज मेरे को 3, 4, 5 जो है वो मतलब उसको दोहराना पड़ता, तब मेरे दिमाग में बात घुसती है। मेमोरी लॉस है ना डॉक्टर साहब? जी। हाँ जी। तो क्या ये भी उम्र के साथ? हाँ जी, क्या ये भी MS से रिलेटेड है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि आपको धूप में बैठना चाहिए, विटामिन D लेना चाहिए, तो मैम इन दिनों होता ये है कि जैसे ये फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज कूलिंग मांगता है, उसी तरीके से मेरा ब्रेन भी कूलिंग मांगता है। जब जहाँ हीट ह्यूमिडिटी होती है, ये फूड पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन होता है, उससे मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो मुझे ठंडी या तो नवरत्न तेल से इसकी मसाज करनी पड़ रही है, या फिर मुझे जो है ठंडे पानी से अपने सिर की सिकाई करनी पड़े, तब मुझे मेरा दिमाग काम करता है। और मेरे को इन दिनों स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत सारे प्रश्न आपके हो गए हैं, हमें और भी श्रोताओं को समय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो आपके ये 3 प्रश्न डॉक्टर साहब ने नोट किए हैं और वो बारी बारी से बता रहे हैं। सब्जियां, फल, वैसे हम बात करने वाले थे डाइट का रोल क्या है इसमें, तो आप बता दें तो यहीं पे हमारे श्रोता सुन लेंगे। जी, देखिए बैलेंस डाइट का रोल तो शालिनी जी हमेशा से है जी, बिल्कुल। लेकिन इनका पर्टिकुलर सवाल है कि कोई ऐसा फूड या ऐसा कोई फल जो कि ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है मेमोरी के हिसाब से, तो ऐसे काफी सारे हैं, जैसे अनार का जूस है या जैसे कोकोनट है, तो ये दिमाग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो इनके पहले सवाल का जवाब तो ये है। अच्छा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही है, तो अगर तो देखिए ये खुद अगर MS के पेशेंट हैं
तो ये हमें नहीं पता, इनकी बात से थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन अगर नहीं है तो स्लीप एपनिया की कुछ बता रहे थे, वो लास्ट में बोल रहे थे। तो अगर मान लिया हम किसी भी एमएस के पेशेंट को देखें, ये 20 से 40 के सालों में शुरू होता है, मान लिया 30-35 पे शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे चलता है। और एमएस का जो मरीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वो 70, 75, 80 तक आराम से जीवन बिता सकता है। तो इस उम्र में 60 के बाद में इनको डिमेंशिया होने की संभावना भी रहती है। तीसरा, इन्होंने कहा कि मैं कभी कभी मेरा जो दिमाग है वो मांगता है कि इसको कूल करना है, जैसे फ्रिज को, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग जो है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है और आप जो है इनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं। तो ब्रेन फॉग अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक सलाह तो इनके लिए है, ये पहले अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना पूरा चेकअप कराएं, ताकि ये पता लगे कि ब्रेन फॉग क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या इनको ये प्री एमसीआई की स्टेज तो नहीं है? प्री एमसीआई का मतलब है माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट की स्टेज तो नहीं, उसमें भी ब्रेन फॉग होता है। तो पहले अपनी जांच कराएं, उसके बाद में मेरे ख्याल से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और जो स्लीप एपनिया है, देखिए उसके लिए तो पूरा थोरो वर्कअप होता है, तो वो जब जाएंगे तो वो स्लीप मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को इनको डॉक्टर रेफर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक ही शुड गेट इट हिमसेल्फ डायग्नोज्ड, क्योंकि ये काफी सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। जी, बहुत सारी चीजें बता रहे थे। तो अगर ये एस्टेब्लिश्ड केस नहीं है एमएस का, तो देन ही शुड नॉट वरी, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और उसमें कई बारी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। और ये स्लीप एपनिया है और ये सब चीज़ें आजकल वैसे भी थोड़ी कॉमन चल रही हैं, तो दैट वे ही शुड नॉट वरी। फर्स्ट ही शुड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड। उसके बाद अगर इनको लगता है कि हाँ मुझे न्यूरोलॉजिस्ट ने और बाकी टेस्ट जो हैं एमआरआई या जो भी उनके टेस्ट हैं उसके बाद अगर आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और डॉक्टर साहब देखिए, मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें मैसेज किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो पहला मैसेज हम तक पहुंचा है वो लंदन से आया है। और लिखने वाले हैं हमारे श्रोता जो हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट है ये इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही लिख रहे हैं, मेरा नाम विश्वास है, मैं लंदन में रहता हूं। एक प्रश्न है कि क्या चाइल्डहुड हिस्ट्री ऑफ जीबीएस कैन लीड टू एमएस इन फ्यूचर? और मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नेचर ऑफ बोथ डिजीजेस आर सिमिलर एंड जीबीएस हैज बीन इन राइज ऑन इंडियन चिल्ड्रन। तो डॉक्टर विकास क्या कहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। डॉक्टर विश्वास नमस्कार। और देखिए, आप भूमध्य रेखा के दूसरी साइड से, उत्तरी गोलार्ध से हमें सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपका जो सवाल है, देखिए रिसर्च लेवल का सवाल है, क्योंकि दोनों जो बीमारियां हैं उनकी नेचर सिमिलर हैं और दोनों में ही एक किस्म से डिमाइलिनेशन होता है वेरिएबल डिग्री का, लेकिन दोनों का को-अकरेंस भी हम कहें तो हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम हुआ है तो उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों में गुलेनबेरी सिंड्रोम देखा गया, तो बच्चों में क्या कुछ समय पहले बड़ों में भी कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, तो वो कुछ समय पहले की बात है। लेकिन जहां तक इनके सवाल का जवाब है, तो हम तो कहेंगे अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है और एक थोरो रिसर्च के बाद ही इस सवाल का जवाब दिया जी। और रिसर्च हर फील्ड में हो रही है, एमएस के क्षेत्र में भी हो रही है, तो हम जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अनीता तेजवानी जी ने हमसे लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स एंड शालिनी जी, एमएस क्यों होता है? पहले हम ये जानें, क्योंकि इनका प्रश्न बहुत बेसिक है और ये हम सब जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको एमएस होने की क्या संभावना बढ़ जाती है? क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो ऑटो इम्यून की श्रेणी में आती हैं, तो ये बताएं। जी देखिए, पहला सवाल इनका कि क्यों होता है, तो पहला तो है जैसे फीमेल जेंडर, महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह रहे महिला होना एक कॉज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन महिलाओं में संभावना ज्यादा है। दूसरी बात, जो धूम्रपान करते हैं उनमें भी संभावना ज्यादा है। एक वायरस है जो कि 95% लोगों में होता है, एप्स्टीन बार वायरस। तो एप्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन है तो संभावना ज्यादा होती है। एक किस्म का एक हर्पीज वायरस होता है, तो अगर वो हो गया है, किसी को वायरल इन्फेक्शन होते ही रहते हैं, तो भी संभावना ज्यादा होती है। लो विटामिन डी अगर किसी का है या उसका सन एक्सपोजर कम है तो संभावना ज्यादा होती है। या फिर अगर मान लिया घर परिवार में किसी को एमएस है तो संभावना ज्यादा होती है। तो ये तो हुआ जो कारक हैं। अगर कोई कहे कि एक सिंगल रीजन आप बताइए कि एमएस क्यों होता है, तो कोई एक सिंगल रीजन नहीं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो
अब देखिए, जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स अगर किसी में हो तो संभावना ज़्यादा होगी। तो अगर हम दूसरे, जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बाकी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, अस्थमा है फॉर एग्जांपल, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उनके साथ एमएस की एसोसिएशन है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉज है, ये वजह नहीं है, लेकिन संभावना तो बढ़ती है। डॉक्टर आशु, ये बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी को डॉक्टर विकास ने कहा कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इसमें जो फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है, जैसा आप पहले भी मुझे बता रहे थे कि किस तरह से आप गाइड करते हैं पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, और इवन जो आते हैं आपके पास, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, बिकॉज हम लोगों की ग्रेजुअल मसल वीकनेस की तरफ चली जाती हैं। हमारी लोअर लिम्स की जो मसल्स हैं, हिप की मसल्स हैं, नी की मसल्स हैं, जिससे पेशेंट्स में इनिशियली टाइटनेस होती है, फिर वो धीरे धीरे अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया तो वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके कारण उनको चलने फिरने में, बैलेंस में और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि उनको, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ जो केयर गिवर्स हैं, उनको एक होम प्रोग्राम बताया जाए ताकि वो उनको बार बार क्लिनिक पे आने की, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको हम बोलते हैं कि मेंटेन द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, वो जॉइंट की जो एक मोबिलिटी है वो मेंटेन रहे। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई जाती हैं, कुछ उनको इसमें पॉस्चर के प्रॉब्लम आने के भी चांसेस रहते हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पॉस्चर को कैसे सही मेंटेन करना है। अगर कुछ हमें ऑर्थोटिक डिवाइस चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्चर को या डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर कुछ बैलेंस के इश्यूज आ गए हैं लेटर स्टेजेस में, तो उसमें हम लोग कुछ प्रोप्रायोसेप्टिव और बैलेंस एक्सरसाइजेज बताते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी गाइड करते हैं कि जो घर का एटमॉस्फेयर हो वो पेशेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि इसमें कई बार विजन लॉस के डिप्लोपिया भी हो जाता है और कई बार ब्लड विजन भी रहता है। तो उनका जो वॉशरूम है, उनका जो कमरा है, उसमें सब चीज़ें ऐसी रहे जहाँ की अगर कोई चांस है फॉल होने का तो उसको हम हटाएं वहाँ से, या अगर हम और कोई मेथड उसमें यूज़ कर सकते हैं तो उसके माध्यम से हम उनका जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने। क्योंकि जब इनके एक्यूट सिम्टम्स होते हैं तब कई बारी देखने में और सेंस में और स्किन की भी मतलब इश्यूज आते हैं, तो जो उसके हिसाब से उनका जो सिस्टम सारा का सारा सेट हो और उनके हिसाब से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन हो। प्लस आज की डेट में एक्वा थेरेपी का इसके अंदर बहुत अच्छा रोल आ गया है, तो जिसमें कि जाके पेशेंट को थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर पा रहा हूँ। बिना थके उस पानी के अंदर हम कुछ सिंपल एक्सरसाइज उनको बताते हैं, जिसको कि जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी उसके हिसाब से जाके हफ्ते में 2 या 3 दिन। इसके अंदर जो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है, जो कि मोस्टली एमएस पेशेंट्स के साथ हम लोग प्रोग्राम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेज हफ्ते में 2 या 3 दिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज टू मेंटेन देयर मसल, प्लस हम लोग हफ्ते में 2 या बाकी बचे हुए दिन में वॉक या फिर हम लोग एक्वा थेरेपी, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनकी मसल्स फैटीग में भी ना जाएं और जो उनकी मांसपेशियां हैं उनमें ताकत बनी रहे और उनके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आए, ताकि जब डिसीज़ का एक्यूट फेज खत्म हो तब वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके। जी जी, बहुत विस्तार से आपने बता दिया कि किस तरह से बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे थे कि क्या लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, डाइट की भी हमने बात करी, इसका भी रोल है, योग का भी रोल है क्या इसमें, आप कुछ बताना चाहें? योगा इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली। तो अगर एंड आई फील एज ऑल नो कि योगा तो एक मेंटेन करने के लिए है। अगर हमारे के सब जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, हमारे को कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, हमारे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम स्टार्टिंग से ही योगा को ऐड कर रहे हैं, प्राणायाम से लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लेके जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, नॉर्मल हमारे पॉस्चर की चीज़ें हैं, तो योगा से उससे बढ़िया तो फिर और कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, बट उसको अगर हम सुपरवाइज इनिशियली उसका भी अगर हम सुपरविजन के अंदर कर लें और टाइम टू टाइम अगर उसको हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लें तो उससे हमें उसमें काफ़ी मदद मिलती है। जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अब जो चल रहे हैं उनमें ये पता लगता है कि अगर एमएस के जो मरीज़ हैं वो शुरुआत में ही अगर योगा करें, सुपरवाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर शुरुआत से ही योगा करें तो उनको, जैसे डिप्रेशन एक इमोशनल सिम्टम, मेंटल सिम्टम है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। फिर इनको बॉडीली पेन होते हैं अलग अलग जगह पे, वो कम हो जाता है। और साथ में इनको जो स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस जो है, मसल स्पाज्म जो है या ब्लैडर स्पाज्म है, वो कम हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी जो इश्यूज होते हैं काफ़ी, स्पेशली लेट स्टेज में, तो उनके लिए भी योगा, अनुलोम विलोम या प्राणायाम काफ़ी यूजफुल है। तो एक और ख़ास सिम्टम होता है इनमें क्रॉनिक फटीग,
ये थके रहते हैं, एमएस के मरीज बहुत ज्यादा थके रहते हैं, तो उस थकावट के लिए भी योगा एक एनर्जी का काम करता है। तो एविडेंस अब आ रहा है धीरे धीरे कि योगा की यूजफुलनेस है, और जैसा इन्होंने कहा कि एक नेचुरल फॉर्म जो कि कल्चरली एक्सेप्टेड है, लो कॉस्ट है और यूनिवर्सली अवेलेबल है। तो अब जैसे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो छोटे गांव में ना हो या छोटे शहर में ना हो, तो वहां पे अगर कोई मरीज होता है तो वो सीख के किसी से योगा करे तो उसको फिजियोथेरेपी जैसा फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं एमएस पर। आज है वर्ल्ड एमएस डे। हमारे जो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास धिकव, आप क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डॉक्टर विकास के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में रिसर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन गानों में भी अच्छी रिसर्च है आपके ऊपर। गाने में क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको गाने नहीं पसंद हो। नहीं, पसंद तो हमें है, लेकिन हमें पता है आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। अगर हमारे श्रोता थोड़ा सुन लें, वो डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 2-4 लाइनें सुना दीजिए। जी। तो एक ये प्यारा सा गीत है डॉक्टर साहब, मैंने निकाल रखा है अभी, ए अजनबी, दिल से फिल्म का। ये थोड़ा सा सुनाएंगे अगर आपको आता हो तो? जी। ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। वाह, क्या बात है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, एमएस डे जिसे कहा जाता है। और देखिए डॉक्टर साहब, सिर्फ हम ही तारीफ नहीं कर रहे हैं आपकी, बहुत सारे श्रोता भी हमें तारीफी मैसेज कर चुके हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आपने गाया है। फरीदाबाद से कपिल ने लिखा है बहुत, और तालियां भी बजाई हैं उन्होंने, इमोशंस भी भेजे हुए हैं कि बहुत अच्छा गाया सर ने, आपकी चॉइस भी काफ़ी अच्छी है, तो थैंक यू कर दीजिए। और बहुत सारे मैसेज हमारे श्रोता ने ऐसे भी लिखे हैं जो अपनी समस्याएं हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हमें मैसेज करा है मीरा सिंह ने सिलचर आसाम से, और यही नाम लिखा है इन्होंने, शायद मीरा सिंह सिलचर आसाम। इन्होंने लिखा है कि मेरे राइट लेग के अंगूठे के जॉइंट में कभी कभी बिजली जैसे करंट लगता है और फिर जलन भी फील होती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी की कमी है मेरी, एज है 59+, क्या करूं? योगा भी करती हूं। और एक इन्होंने प्रश्न लिखा है कि मेरे हस्बैंड को हर्पीस शोल्डर्स के नीचे हुआ था, पर अब भी वहाँ इचिंग होती है, तो बहुत ड्राइनेस भी है। उनकी एज 68 है। जी। देखिए, ये हो सकता है मीरा जी काफ़ी चलती हों, कभी कभी चलने की वजह से या जो हम फुटवेयर पहनते हैं उसकी वजह से भी कोई एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी हल्की सी हो जाती है, तो बिजली का झटका जैसे है वैसे लगता है। और जहाँ तक बात है इनके हस्बैंड की, तो इन्होंने ऐसा बताया है कि शोल्डर के नीचे इनको हर्पीज हुआ, तो वो ज़ॉस्टर हुआ होगा, तो उसमें ये हल्के हल्के बिजली के झटके ऐसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अगर एमएस हो, ये तो एमएस नहीं है ऑब्वियसली, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक फिनोमेना होता है, उसको हम लर्माइट फिनोमेना बोलते हैं। लर्माइट में क्या होता है कि जैसे ही आप गर्दन नीचे करते हैं या गर्दन साइड में करते हैं तो बिजली के झटके लगते हैं, और ये मल्टीपल लगते हैं, और ये इसकी पहचान भी है। और आम इंसान एक इसी लक्षण से आसानी से एमएस को पहचान सकता है। बाकी भी और हैं, जैसे अगर किसी को हम एक कहें कि झंझनाहट हो रही है हाथ में या पाँव में, झंझनाहट अक्सर हाथ से शुरू होती है, हथेलियों से शुरू होती है, उसके बाद फोर आर्म में जाती है, या फिर अचानक हम देखें कि लेफ्ट साइड में एक किस्म से वीकनेस शुरू हो गई है या पैरालिसिस आ गया है या पैराप्रेसिस हो गया, दोनों टांगें जो हैं वो उनमें कमजोरी आना शुरू हो गई या बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो ये तो हुए इनके फिजिकल सिम्टम्स। तो जहाँ तक मेंटल सिम्टम्स हैं तो उदासी रहना या बहुत एंग्जाइटी होना, और जो कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं याददाश्त का धीरे धीरे कमज़ोर होना, चीज़ें रख के भूल जाना और बाद में स्ट्रगल करना, और जो ऑक्यूलर सिम्टम्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अचानक देखिए एक आँख की रोशनी चलेगी या दोनों आँखों की रोशनी चलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी हो सकता है, या धीरे धीरे रोशनी जा रही है या आँखों के
सामने बहुत धुंधलापन नजर आ रहा है। तो एमएस को पहचानना आसान है, लेकिन देखिए इसके बावजूद भी मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन है। डायग्नोसिस लेट होता है क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये जो झंझनाहट है ये किसी और वजह से होगी, ये एमएस की वजह से ना हो। और क्योंकि ये जो बीमारी है ये रेयर है, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से 2 लाख मरीज ही हैं एमएस के। तो ऐसा नहीं है हर एक झंझनाहट एमएस नहीं है और हर एक सुनपना जो है वो एमएस नहीं है। तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपना जो थोरो इवैल्यूएशन वो करवाइए, तभी जो बीमारी है देखिए उसका निदान हो सकता है। जी, आपने बताया बहुत अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक ही है इसका। लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी को ऐसा फील हो रहा है जो नॉर्मल नहीं लग रहा है, झुंझुनाहट है या जितने भी आपने सिम्टम्स बताए, तो एक तो वो पहुंचे, सबसे पहली बात है डॉक्टर से कंसल्ट करे। पर वहां जाकर क्या टेस्ट किए जाते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि हाँ ये एमएस ही है? जी देखिए ऐसा होता है कि अगर तो आप एक एमएस का फॉर्म होता है रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग 85% होता है। तो अगर मान लिया RRMS है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री है, तो वो इटसेल्फ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत पता लग जाता है कि झंझनाहट है, वीकनेस है, स्पाज्म है या बाउल ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का दोनों का MRI ब्रेन किया जाता है और ये गैडोलिनियम एनहांस होता है, GD एनहांसमेंट हम इसको बोलते हैं। तो उसमें जो ये पैचेस हैं, जो स्पॉट्स हैं, तो वो दिखते हैं। तो पैचेस और स्पॉट्स जो हैं वो, और इसके साथ में जो CSF का टेस्ट है जिसमें ओलिगोक्लोनल बैंड होता है तो वो दिखता है। और इसके अलावा हम सोमैटोसेंसरी पोटेंशियल, इवोक पोटेंशियल, वो एक किस्म से नसों की जांचें होती हैं तो वो करवानी पड़ती है। तो समरी अगर करें तो नसों की जांचें, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसका पानी, और MRI ब्रेन और MRI जो हम बोलें कि आपका स्पाइन है उसका, तो इससे फिर डेफिनेटिवली हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन हो जाता है। जी। देखिए ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से लिख रहे हैं कि डॉक्टर विकास और डॉक्टर आशु, शालिनी मित्तल, आपको तीनों को सादर प्रणाम। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफी जानकारी हमें मिलती है, तो धन्यवाद रणदीप जी, आप इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। और अनूप कुमार लिख रहे हैं झारखंड से कि मुझे रांची में आप रहते हैं, लिख रहे हैं कि BP शुगर है मुझे काफ़ी सालों से, 55 ईयर्स की एज है, शायद इन्होंने लिखा है क्या, सिंस 37 ईयर्स मुझे ये बीमारी है, और ईयर लीकेज 1 साल से हो रहा है, रिंगिंग साउंड फील होती है, वाइब्रेशंस फील होते हैं बैकबोन में। तो क्या ब्रेन इन्फेक्शन है या क्या मैं करूं, प्रिकॉशंस क्या लूं, एक्सरसाइज क्या करूं? जी देखिए BP शुगर है इनको और लंबे समय से है, तो ये हो सकता है कि अगर इनका, हमें नहीं पता इनका शुगर कंट्रोल में है नहीं, इनका HbA1c क्या है, तो या ब्लड शुगर रैंडम कितना है, तो ये अपना HbA1c और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, अपना BP कंट्रोल में रखें। तो हो सकता है कि ये कोई न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं इनको, डायबिटिक न्यूरोपैथी के, तो उसकी वजह से इनको ये झंझनाहट होती है। तो अपना थोड़ा चेकअप करवाएं, उसके बाद ही फिर एक फाइनल इवैल्यूएशन होगा जिससे पता चलेगा कि इशू क्या है। जी, पारुल जानना चाह रही हैं डॉक्टर साहब बड़ौदा से। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या MND और MS सेम है? MND इन्होंने ये भी शॉर्ट में लिखा है, आप बिल्कुल मोटर न्यूरॉन डिजीज बिल्कुल अलग है। बोले तो ये 2 मरीज होते हैं 1 लाख पे, इतना रेयर है। और MS के 20 से 40 मरीज होते हैं 1 लाख पे। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले लंदन से कॉल आया था, तो इंग्लैंड में देखिए 150 से 200 मरीज होते हैं पर 100,000, तो वहां पे इसका प्रेवलेंस ज्यादा है। तो MND बिल्कुल अलग है, सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं, दोनों के जो क्लिनिकल फीचर्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां दोनों अलग है। कोर्स भी दोनों, और पता तब चलता होगा जब पूरा डायग्नोसिस होता होगा, उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज। अच्छा, हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सारी एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनका किस कारण है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइन की है, या उनका क्या प्रोग्रेशन है, कितना लाइफ है, कितना हम उसके साथ मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छे से हम रह सकते हैं, तो वो फिर सब डायग्नोसिस के बाद ही है। और डायग्नोसिस के बाद ही फिर जैसा आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट हम देना शुरू करेंगे, जैसे जैसे उनके सिम्टम्स होंगे वैसे वैसे हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशु, हम पहले बात कर रहे थे, आपने बीच में बोला कि बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली, फ्रेंड्स, केयर गिवर्स का, सोशल एक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आदमी के लिए। तो जब इस तरह के केयर गिवर्स आपके साथ
साथ आते हैं, एमएस के पेशेंट के साथ, वो कोई एक यंगस्टर भी हो सकता है, फैमिली का ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप? मैडम एक्चुअली एमएस का या किसी भी ऐसी इस टाइप की लंबी बीमारी जिसे या हम कहें क्रॉनिक बीमारी न्यूरोलॉजिकल स्पेशली, तो उसमें इट हैज़ टू बी ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अगर एक सिर्फ एक डॉक्टर के पास चले जाएं या सिर्फ एक फिजियोथेरेपी के पास चले जाएं या हम सोचें कि हमने ट्रीटमेंट चल रहा है हम उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, इसमें हमारा इमोशनल, इसमें हमारा साइकोलॉजिकल कि हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। आजकल हम गूगल पे काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बिना ये जाने कि हम किस स्टेज पे हैं या हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें फैमिली का और केयर गिवर्स का रोल, तो उसमें एक सोशल वर्कर का रोल बहुत आ जाता है, जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले इनको ये बताना कि लाइफ, इस बीमारी के आगे भी लाइफ है। फिर उस टाइप की कुछ कम्युनिटी बनी हुई हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे स्पेशली एमएस के पेशेंट्स को जाके आप मिल सकते हो। आप जो 15-20 साल से ये जो एक्यूट केस है, अगर वो वहाँ जाके अपने जो 15-20 साल से उसके बीमारी से जूझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आई और उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं कि क्या हम प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि अब ये हो गया, अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, वो एक बहुत गलत अप्रोच है। तो उसके बाद हम लोग अपने को कैसे लाइफस्टाइल को हम अपने को बेटर कर सकते हैं, और कम्युनिटी का रोल है कि कम्युनिटी के लिए हम, ताकि उस टाइप से एक्सेप्टेंस हो। बिकॉज अगर हम अपना इनिशियल शुरू से ध्यान रखते हैं तो आई थिंक हम बहुत लास्ट तक उसमें अपना एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें पूरी फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोशल वर्कर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्योंकि कई बार किसी लेवल पे कुछ हमें असिस्टेड डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, या कई बार हमें एम्बुलेशन में दिक्कत पड़ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी तो हम एक पेशेंट को जो कि एमएस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको हम काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। जी जी, ये जो अभी पारुल ने बड़ौदा से पूछा था डॉक्टर साहब एमएनडी के बारे में, इन्होंने आगे ऐड किया है कि मेरी सिस्टर को एमएनडी है, तो इसीलिए ये जानना चाहती थी, क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक हो सकती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि मैम क्या आप रेडियो डॉक्टर में एमएनडी पर भी एक सेशन रख सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं अपने किसी क्लोज को तो हमें बहुत दुख भी होता है। आई एम वेरी सैड टू सी माई सिस्टर इन द सच सिचुएशन। तो वो हम समझ सकते हैं आपकी बात पारुल जी, बिल्कुल समझ सकते हैं, और बिल्कुल हम इस पर भी कार्यक्रम जरूर करेंगे। और अभी फिलहाल मैं डॉक्टर से पूछूंगी। जी देखिए, एमएनडी जो है एज अपोज टू एमएस एक गंभीर बीमारी है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं अगर आपका डायग्नोसिस टाइम पे हुआ है, आपका ट्रीटमेंट ठीक समय से शुरू हो गया है और आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है, आप मोटिवेटेड हैं, आपके इमोशनल डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन अच्छे से लुक्ड आफ्टर है और आपकी केयर गिविंग सपोर्ट बहुत अच्छी है, फैमिली सपोर्ट अच्छी है। जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है वो बिल्कुल अलग किस्म की बीमारी है। उसमें ब्रेन स्टेम सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, निगलने में दिक्कत होती है, फिर बाद में जो अपर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंट होता है और ये बेसिकली मसल्स की एट्रोफी हो जाती है। तो हाथ पांव जो है वो एक किस्म से बहुत ढीले पड़ जाते हैं। तो एग्रेसिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, दवाइयाँ हैं, सपोर्ट है, लेकिन इसको बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग की न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू ज़रूरत होती है। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है कि ये भी एक बीमारी है, तो जिसके बारे में जागरूकता बहुत ही कम है। एमएस के बारे में तो फिर भी धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, तो वो फ्यूचर में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर ज़रूर कार्यक्रम शीघ्र करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। और ये हमें प्रश्न किया है, हमें लिखकर भेजा है, हमारे एक श्रोता हैं प्रेमपाल सिंह, दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को चेहरे पर हर्पीज हुई थी और काफ़ी दिनों तक इलाज करना पड़ा। कि ये जानना चाहते हैं क्या एमएस की वजह से हर्पीज भी होती है, क्या दोनों का आपस में संबंध है? नहीं, देखिए 55 साल के बाद में वेरिसेलर इन्फेक्शन होते रहते हैं और उसकी वजह से फेस पे या अपर चेस्ट पे या ट्रंक पे दाने हो जाते हैं, काफ़ी इचिंग होती है। तो वो एक कॉमन बीमारी है, समय के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन 55 साल के बाद जो अडल्ट हर्पीज होता है उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ही इसका सोल्यूशन है। जी। और ये मैसेज लिखने वाली हैं अंजलि सिंह सिलीगुड़ी से। ये लिख रही हैं, रात को सोने पर मैं झंझनाहट महसूस करती हूँ और नींद भी मुझे इसलिए अच्छी नहीं आती, क्या करूँ? 65 इयर्स एज है और
बहुत अच्छा गाना गाया डॉक्टर साहब आपने। ये भी इन्होंने लिखा है साथ में। अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि यही आपका इलाज है कि सोने से पहले मुझे लगता है आप अच्छा म्यूजिक सुने, और आकाशवाणी पे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा म्यूज़िक चलता रहता है, तो सूदिंग म्यूज़िक सुने। और थोड़ा सा जो जैसे फिजिकल मेडिसिन में एक एक्सरसाइज होती है जिसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन बोलते हैं, PMR, तो कहीं से PMR सीखें, थोड़ा सा मसल्स की टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है तो वो करें, थोड़ा योगा भी कर सकते हैं और टहलें, परिवार के आसपास रहें। और आपको मालूम है कभी कभी अकेलेपन से भी ये दिक्कतें होती हैं, तो ये अगर आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा कुछ अखबार या कोई पत्रिका पढ़ें, तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, अच्छी नींद आएगी। जी, आपने कहा कि रिलैक्स करना जरूरी है, और अभी अंजलि जी भी शायद सुन रही हैं, कार्यक्रम सुन रही है ना अंजलि जी, तो आप सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा गीत यहाँ पर आपके लिए, हम सबके लिए। एक मुझे याद आ गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गाने भी सुनते रहना चाहिए जी, है ना? तो एक गीत सुन लेते हैं। म्यूजिक थेरेपी तो म्यूजिक थेरेपी बहुत बड़ी थेरेपी है, और हम लौट के आएंगे, बस इतना ही समय हमारे पास बचेगा कि हम थोड़ी सी और बातें कर लें। तो आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर लीजिए 01123421080 2342108 पर, और मैसेज करें 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे मैसेजेस बहुत सारे हमारे पास हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि समय कम है। हैट्स ऑफ टू ब्रिलियंट टीम ऑफ रेडियो डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स डिजर्व बिग थैंक्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो गुड एंड टेंशन फ्री, लिख रही हैं प्रमिला बेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर विकास, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, लिखकर भेज रही हैं मंजू भाटिया द्वारका से, दिल्ली से। सो मच मंजू जी। और यशपाल जी हमें लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच शाली मैम एंड बोथ डॉक्टर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दिस लाइव रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। आप ये बताएं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन MS एंड सिजोफ्रेनिया? हाँ, दोनों अनकनेक्टेड है। शिज़ोफ्रेनिया एक प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और MS एक प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन MS में कभी कभी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं लेटर स्टेज। हाँ, ऑब्वियसली एडवांस फेज में आते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली फेज में कॉग्निटिव चेंजेस भी आ जाते हैं, तो इट वेरीज जी। और अंजलि जी भी हमें दोबारा से थैंक यू बोल रही हैं, आपने उनको जो गीत सुनाया आपने, और फिर बाद में हमने जो गीत सुनाया उन्हें अभी, वो दोनों ही अच्छे लगे। और ये लिख रही हैं कि मैं गाने की बहुत शौकीन हूँ। तो चलिए, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली है, गाने सुनेंगे और बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे आगे से अंजलि जी, और हमारा कार्यक्रम जरूर सुनती रहेंगी। समय कम है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि रिसर्च में हैं आप, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और हेल्थ रिसर्च में बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, तो इस फील्ड में यानी MS के फील्ड में क्या कुछ हम अच्छी खबर सुन सकते हैं कमिंग डेज में? जी, 1 दर्जन दवाइयाँ अवेलेबल है। आप देखिए 1970s में ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉयड था, उसके बाद में बीटा इंटरफेरोन आया, ग्लैटियमर एसिडेट आई, फिंगोलिमोड आ गया, टेरीफ्लूनामाइड, और अब बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गए हैं। तो अब एक वे फॉरवर्ड है, कोई ऐसी दवाई जो माइलिन चला गया है या जो इंसुलेशन चला गया उसको रिप्लेस करे, इस पे काम हो रहा है। और सस्पेक्टेड है कि एप्स्टीन बायर वायरस जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये सस्पिशन है। तो उसके लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 5 to 10 years में कोई ना कोई और ब्रेक थ्रू आए। जी, तो अच्छी खबर आ सकती है, और रिसर्च इसीलिए की जाती है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उस बीमारी पर हम काबू पा सकें, और ऐसा भी बहुत शीघ्र होगा। डॉक्टर आशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, विटामिन D, और आप एक रूटीन देते हैं पेशेंट्स को, केयर गिवर्स को समझाते हैं किस तरह से, पर मेंटल हेल्थ कितना जरूरी होता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए? मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इलनेसेस बेसिकली। तो राइट फ्रॉम अ पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली टू बी विद पॉजिटिव पीपल, और इसमें हम अपने आप को जितना बिजी रखेंगे अदर एक्टिविटीज़ में, बिकॉज देयर इज़ लाइफ बियॉन्ड दिस। इनिशियली जरूर हम लोग कई बार शॉक फेज में चले जाते हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी सी कि इसके साथ भी लाइफ बहुत अच्छी तरह से दी जा सकती है, बट हमें थोड़ा सा उसके अंदर अपना एक डिसिप्लिन, एक अपना मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, थोड़ा अपने को एक्वा थेरेपी, अपने जो काम है हम उसमें रखें अपना,
जो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके साथ हम एक हेल्दी रिलेशन रखें अपने को, एंड स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर दी व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज अवेलेबल। और उसके साथ में एक बेसिक मिनिमम अपना डॉक्टर का जो विजिट है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तब जाते हैं जबकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो जो भी रूटीन हमारा है एक डॉक्टर के विजिट का, उसको हम ध्यान रखें, और छोटे से छोटा सिम्टम अगर कोई आ रहा है उसको इग्नोर ना करें। और जो हमारा एक डिसिप्लिन है लाइफ का, जिसके साथ कि हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग कर सकते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही अच्छी लाइफ मेडिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के साथ हम लोग जी सकते हैं। जी, तो आज हमने बात की मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, और हमारे साथ हमारे 2 रेडियो डॉक्टर्स रहे, डॉक्टर विकास धिकव, क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशु और डॉक्टर विकास, आपको यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए, और सभी लिसनर्स का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम से जुड़े, और हमारे श्रोताओं का धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ। अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। परिधि लिख रही हैं दिल्ली से, बिग थैंक यू टू शालिनी जी एंड ऑल डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड इन टू रेनबो एंड रेडियो डॉक्टर। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, तो आप इसके साथ जुड़े रहिए। अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।